नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार। जैसा कि आप सब जानते हैं, न्यूज़पेपर में भी आ चुका है आज कि बीएड का जो एंट्रेंस है वो 29 जुलाई को होगा। ठीक है साथियों, 29 जुलाई को एग्ज़ाम होना है और उसी क्रम में आज से हम आपकी क्लास चला रहे हैं। ठीक है साथियों, तो हिंदी की आज ये क्लास है, इसमें 40 क्वेश्चन है और ये लगभग 20-22 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है साथियों, हम रिमाइंड कराएंगे पूरा आपको, थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। ठीक है साथियों, 34 क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से पढ़ना है। कैसे बच्चे जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करने में समर्थ नहीं होते। देखिए ध्यान से समझिए पहले से, कैसे बच्चे जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करने में समर्थ नहीं होते, यानी कि कैपेबल नहीं होते। अब ध्यान से समझना से, यानी कि जो आत्मविश्वासी होते हैं वे तो सामना कर लेते हैं, ये तो इसका ऑप्शन नहीं है। सकारात्मक आत्मबोध वाले होते हैं वे भी कर लेते हैं, एकाग्रचित वाले भी कर लेते हैं। ठीक है साथियों, देखिए इसने ध्यान समझिए कठिनाइयों का सामना करने के लिए बोला है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। सुरक्षा की भावना की कमी, जिनके अंदर ऐसा होगा कि मतलब ये सेफ नहीं है, कमी लगती है उनको कि हम सेफ नहीं है, उनके साथ ही दिक्कत होगी कि वे जो जीवन के अंदर हमारे कठिनाइयाँ आती हैं उनका सामना धैर्यपूर्वक नहीं कर पाते। ठीक है साथियों, तो इसका ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 क्वेश्चन है, विकसित में प्रत्यय है। जी हाँ साथियों, विकसित में जो प्रत्यय है, विकसित बोल के देखोगे आप तो आपको खुद से लगेगा कि इत इसमें प्रत्यय है, और जो प्रत्यय होता है मैं आपको बता दूं वे आखिरी में आते हैं, लास्ट में जो शब्द आते हैं, लास्ट वाले शब्दों को प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है साथियों, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36। ये तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको याद भी हो चुका होगा। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। जी हाँ साथियों, जो उत्साह है आपका वो बताइए जल्दी। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है। करुण रस का आपको पता ही है, शोक होता है, हास्य का हास होता है, श्रृंगार का रति होता है, ये सब आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो आपका जो हास्य है वो वीर रस का, ये वीर रस का उत्साह है। ठीक है साथियों, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। कवितावली के रचनाकार हैं। देखिए साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे आपकी ये जो रचनाएं हैं कवितावली, ध्यान से सुनना, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ठीक है, ये सब तुलसीदास जी की हैं। ठीक है साथियों, एक कृष्ण गीतावली है, ये सब आपकी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आदिकाल है उससे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है किसी प्रकार से है। आदिकाल में एक तो खुसरो और एक विद्यापति, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थे, मतलब बहुत फेमस कविताएं रचनाएं करते रहते थे। तो यहाँ पे अमीर खुसरो का ही नाम है, तो खुसरो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, पहले लिखने वाले आदिकाल में कौन थे? अमीर खुसरो। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं 39। जी हाँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या है साथियों, टै किस वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है टै। देखिए मैंने आपको, मेरी हिंदी की काफ़ी वीडियोस हैं, लगभग 9-10 क्लासेज हैं हिंदी की, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप पूरा बोल के देखोगे, ये टै, ठै, डै, ढै, ये जो आपके व्यंजन हैं इनकी जो ध्वनि है, किस प्रकार इनकी ध्वनि उत्पन्न होती है, जब आप इनको बोलोगे तो आपकी जो जीभ है वो मुड़ जाएगी और मुड़ के जो ऊपर का तलवा होता है वहाँ पे टकराती है, तो इस कारण इन हम व्यंजनों को मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। ठीक है साथियों, मूर्धन्य याद रखना है आपको। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंधेर नगरी के लेखक हैं। देखिए साथी, काफ़ी अच्छी ये एक कहानी है, नाटक है ये, अंधेर नगरी नाटक है ये, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। इनके और मैं तुम्हें नाटक बताऊँ जो अच्छे हैं काफ़ी। एक इनका नाटक है भारत दुर्दशा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं, याद रखना है आपको। चलिए जी नेक्स्ट है आपका 41। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चौपाई छंद होता है उसके 4 चरण होते हैं, 4 उनमें लाइन होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक लाइन में 16-16 मात्राएँ होती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके याद रहेगा। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों, इस प्रकार आपका ऑप्शन होगा बी 16। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42। पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से बंदर कूदा में कौन सा कारक है। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 बात तो ये है। ठीक है,
और दूसरी बात, जब पेड़ से बंदर कूदा, जो से जब दूर होने की बात आती है, दूर हो रहा है ना, पेड़ से बंदर कूद रहा है तो साफ सी बात दूर जा रहा है उससे, तो जहाँ दूर होने की बात होती है वहाँ आपादान कारक होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन होगा ए, आपादान कारक। पश्चिमी विभक्ति होती है आपादान कारक में, ये भी याद रखना है आपको। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। देखिए साथियों, श्रृंगार रस में मैंने ऊपर ही बता दिया है, श्रृंगार रस में हास रस तो हास्य का होता है, रति होता है श्रृंगार रस का, ठीक है। क्रोध में पता ही है, उत्साह में पता ही है, इनसे डिस्कशन हो चुका है। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका 44। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। देखिए साथियों, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ तद्भव शब्द कैसे होते हैं, याद दिलाना चाहता हूँ। तद्भव शब्द को आप ये समझिए जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, तद माने उससे, भव माने पैदा होना, उनको हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द, ठीक है। आप इनको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, तद्भव शब्द वे होते हैं जो शुद्ध हिंदी के शब्द हैं, बस ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, भ्रमर जो आपका है वो तत्सम शब्द है, अग्नि भी तत्सम है, मस्तक भी तत्सम है, और आपका मछली जो है वो आपका तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम है वो आप सब जानते होंगे, वो मत्स्य होता है, मत्स्य इसका तत्सम शब्द है, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका सूर्योदय का संधि विच्छेद है, बहुत ईजी है। सूर्योदय यानी कि सूर्य प्लस उदय, सिंपल सा है, सूर्य प्लस उदय, ठीक है साथियों। और मैं आपको याद दिला दूँ, उसके अंदर गुण संधि भी है, अगर आपको संधि पूछनी है तो। चलिए जी, नेक्स्ट है, काफ़ी अच्छा है ये भी, ध्यान से नोट करना। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने पूछा है खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार की बात हुई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आदिकाल की रचना है, और ये शायद परमाल लाशों से ली गई है, मुझे सही से तो याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद है कि आदिकाल की रचना है, ठीक है साथियों। परमाल लाशों से ली गई है, मुझे ऐसा लगता है, कन्फर्म करके बाद में बता दूंगा। लेकिन मेन बात क्या है, इसका मैं अर्थ जानता हूँ, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। देखिए बरछी जो बोलते हैं एक हथियार होता है, बरछी मतलब चाकू जैसा हथियार होता है, जैसे पंजाबी लोग रखते हैं, और खलन का मतलब होता है मैदान, युद्ध का मैदान, यानी कि युद्ध के मैदान में जो बरछी है, वीरता मतलब वीर गाथा काल आदिकाल की रचना है ये, उसमें जो मतलब कवि हैं, यानी कि जो मतलब राज्य में रहते हैं, अपने राज्य में रहने वाले कवि होते हैं, वे अपने राजाओं की कविता करते हैं, ठीक है, और उनकी वीरता की वर्णन करते हैं, उसमें ये उसकी बड़ाई की बात हो रही है, ठीक है साथियों। और उसके अंदर यमक अलंकार है, क्योंकि यमक अलंकार कहाँ होता है, जहाँ एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। खलन, युद्ध के मैदान को भी खलन बोलते हैं, और खेल के मैदान को भी, मतलब क्षेत्रों को भी, यानी कि जैसे खेत, उसमें भी खलन को खेत भी बोलते हैं, और खलन उनके मैदानों को भी कहा जाता है, युद्ध के मैदानों को, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से समझना है। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या क्या सीखते हैं। देखिए साथियों, कहानी हम मतलब सब प्रकार की कहानी सुनते हैं, यानी कि उनसे मनोरंजन भी होता है, वे हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि कविताएं भी, गीत भी ऐसे हो सकते हैं जो हमारी संस्कृति से, देशभक्ति से जुड़े होते हैं, नाटक भी ऐसे ही होते हैं, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वे हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ते हैं, यानी कि सारी चीज़ें सिखाते हैं हमें, ठीक है, ए ऑप्शन होगा। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका, ये थोड़ा अलग से ही सवाल है, ध्यान से समझना है इसको। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान क्या है। देखिए साथियों, अगर भाषा शिक्षण में खेल की बात करें तो खेल, अगर भाषा में खेल है तो वो भाषा का एक को विस्तार ही देगा, ठीक है। देखो खेल में आनंद वगैरह सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन अगर भाषा शिक्षण की बात करें, नोट करने की बात है, अगर भाषा शिक्षण में खेल की बात करें तो वो भाषा का विस्तार करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका यथाशक्ति। यथाशक्ति में समास है। देखिए साथियों, आपको याद होगा यथाशक्ति का मतलब क्या है, शक्ति के अनुसार, यानी कि इसमें जो यथा शब्द है वो अवयव शब्द है पहला, यथा, प्रति, ठीक है साथियों। तो ये अवयवी भाव समास का उदाहरण है, याद रखना है आपको, ए ऑप्शन होगा इसका। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए बात फिर से साथियों वही है, तद्भव तत्सम की, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था मधुप, मधुप शब्द भी आपका, मधुप आपका तत्सम शब्द है, भ्रमर भी आपका तत्सम शब्द है, मधुकर भी तत्सम है, भवरा ये हिंदी का शब्द है आपका, हिंदी का मतलब तद्भव शब्द है, भवरा। भवरा आप समझते हैं जो कलियों पे बैठता है, फूलों पर बैठता है, भोरा, ठीक है, जो गुंजन करता रहता है, ठीक है, वो है, तो इसका डी ऑप्शन होगा। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका 51, मुद्रिका तत्सम शब्द है। देखिए तत्सम का मतलब है संस्कृत के समान,
और वो इसका अर्थ है मुद्रिका। देखिए साथ में तुम्हें पहले बताना चाहता हूँ मुद्रिका क्या होती है। मुद्रिका होती है मोहर, अगर बिल्कुल सामान्य भाषा की बात करूँ, मोहर आपको पता होगा, इंग्लिश में इसको स्टाम्प बोलते हैं, स्टाम्प, अब क्लियरली समझ जाओगे आप, स्टाम्प, ठीक है। उसको तत्सम उसका क्या होता है, उसका तत्सम होता है मुद्रिका, ठीक है, मुद्रिका, मुद्री नाम होता है उसका। चलिए जी नेक्स्ट है अब आपका मृगावती किसकी रचना है। देखिए साथियों अगर आपको इसके बारे में मालूम हो तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। मृगावती और एक राजकुंवर, पूरी स्टोरी याद रखना फिर कभी नहीं भूल पाओगे। राजकुंवर और मृगावती इनके बीच में प्रेम था काफ़ी, और ये बहुत पॉपुलर रचना है। ये 1503 के आसपास की रचना है, ठीक है साथियों। और उसके जो रचनाकार थे वो पूछा गया रचनाकार, जी हाँ इसके रचनाकार थे कुतुबन। याद रखना है आपको, मृगावती और राजकुंवर, मैंने दो नाम बताए, इनके बीच की लव स्टोरी के बारे में इस रचना में लिखा गया है। कुतुबन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों, 1503 के आसपास की रचना है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट है आपका 53 में क्या है आपका साथियों, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। देखिए मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, परमाल रासो ये एक आलाखंड है, ठीक है साथियों। आलाखंड के बारे में तुम्हें बताऊँ मैं, एक मिनट। चलिए साथियों हम बात कर रहे थे 53 क्वेश्चन के बारे में। मैं बता रहा था कि परमाल रासो एक आलाखंड है। जी हाँ, आलाखंड का मतलब आप समझिए, पहले जो कविताएं लिखी जाती थी उनको यानी कि गीत के माध्यम से गाया जाता था, तो उनको आला बोलते थे, आला, शायद आपने ये शब्द सुना हो, ठीक है साथियों। और जो परमाल है, परमाल एक महोबा जिला पड़ता है, आप तो यूपी में, तो वहाँ के राजा थे, एक नाम था उनका परमाल देव, और उनके राजकवि थे जगनिक। वे इस रचना को किया करते थे, ठीक है। परमाल रासों में उन्हीं के वीरता का वर्णन है, ठीक है, परमाल देव राजा की, ठीक है साथियों। चलिए जी नेक्स्ट है आपका 54। इसमें है दुल्हनी गाहूँ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भड़तार। ये किसकी पंक्तियाँ है। देखिए साथियों ये कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। ये मंगलाचार का मतलब होता है जो मंगल गीत गाए जाते हैं किसी के आने पर, ठीक है, उनके बारे में बात है, कबीरदास जी की रचना है, बस ये इतना ही याद रखना है आपको। चलिए जी नेक्स्ट है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। मैंने बताया था कि आदिकाल से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसने कहा कि आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने दिया। देखिए साथियों जो आदिकाल था, आदिकाल का मतलब जब मतलब युद्ध वगैरह होते रहते थे, यानी कि पुराना जो समय था, पुराने समय को आदिकाल कहा जाता है, तो उसको वीर गाथा काल जो नाम दिया था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था, ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं, मैं राहुल सांकृत्यानंद जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था, ये भी आपको याद रखना है, सिद्ध सामंत काल, ये भी आपको याद रखना है, सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल जी ने। और जो वीर गाथा काल कहा था, जो एक क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है सी, ठीक है साथियों। वीर गाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया था आदिकाल को, और आदिकाल नाम जो दिया था वो इन्होंने दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है साथियों, याद रहेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में शुद्धवर्तनी वाला राज्य है शब्द है। देखिए साथियों शुद्धवर्तनी आप आसानी से समझ सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस है लिखने की तो आप आसानी से ए ऑप्शन लगा दोगे, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, ए ऑप्शन है। और रा के ऊपर ये ऊपर वाला रा आता है, ये भी नहीं है, ये तो पता ही भी नहीं है, ठीक है साथियों। चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ है। देखिए साथियों आगे कुआ पीछे खाई, तो ये पहला ऑप्शन है, चारों तरफ जल ही जल होना, ऐसा नहीं है, रास्ते बंद होना भी नहीं है। इसका अर्थ होता है दोनों ओर मुसीबत होना, ठीक है। बहुत सी बार हम लोग ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं कि हाँ कहें तो भी डर लगता है, हाँ ना कहें तो भी डर लगता है, वही कंडीशन होती है, ये वही अर्थ होता है इसका। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कई बार देख चुका हूँ इसको। रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है, और याद रखना है आपको ये तुलसीदास जी की रचना है, तुलसीदास, ठीक है, उन्होंने राम जी के लिए काफ़ी कुछ लिखा है, और उनकी भाषा अवधी थी, ब्रज भाषा मत लगा देना, अवधी भाषा थी, ठीक है साथियों। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। देखिए साथियों उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, विलोम उल्टा जो होता है वो अपकर्ष होता है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है साथियों। आनंद कादम्बिनी एक पत्रिका थी, मैं तुम्हें बता दूं, पत्रिका थी, उसके संपादक पूछे हैं, कौन उसको संपादित करता था, ठीक है।
तो साथियों वे हैं आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। बहुत सी बार इनका शॉर्ट में नाम आ जाता है सिर्फ प्रेमगन, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, शॉर्ट में प्रेमगन भी लिखा जाता है, तो आपको यही राइट टिक करना है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट है आपका, अब ये दूसरे सेट के क्वेश्चन है लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इनको यहाँ पे जोड़ लिया है। 49 व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए साथियों मैं अगर तुम्हें बताऊं व्युत्पत्ति के आधार पर तो संज्ञा के सिर्फ 3 भेद माने गए हैं, ठीक है। ऐसे ही नाम है उसके, रोड, रूढ़, योगी, ठीक है, ऐसे ही नाम है। वो ज़्यादा मतलब किताबों में ज़्यादा उसको मान्यता नहीं है, और हकीकत में की जो बात करें जो संज्ञा है आपके नाउन है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, उसकी वीडियोस भी हमने बनाई हुई है साथियों। लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन है वो 3 होगा, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा सिर्फ 3 प्रकार की होती है, लेकिन हकीकत में जो माना गया है संज्ञा के 5 प्रकार माने गए हैं। जो अधिकांश जो हमारे राइटर हैं हिंदी के ज्ञाता हैं उन्होंने 5 प्रकार को मान्यता दिया। आपने भी संज्ञा 5 प्रकार की ही पढ़ी होंगी, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। देखिए साथियों लिंग निर्धारण का जब अर्थ होता है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। इसका ऑप्शन होगा आपका क्रिया। देखिए जैसे आप यहाँ से समझिए आप क्रिया का मतलब क्या है। वह जा रहा है, ठीक है। दूसरा मैं लिखूं वह जा रही है, तो किस बात पे बात आ रही है, क्रिया पे हुई ना, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारक के कितने भेद होते हैं। साथियों कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। 8वां संबोधन होता है, 8वां संबोधन होता है, याद रखना है आपको। 8 भेद होते हैं कारक के। साथियों मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ, मेरी लगभग 9 या 10 वीडियोज़ हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। उनमें मैंने अलग अलग टॉपिक को लिया है, डिटेल से समझाया है। तो आप अगर कोई टॉपिक नहीं सही से समझ पाते तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है साथियों। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घ का उच्चारण स्थान कहाँ है। घ का उच्चारण स्थान कहाँ है। ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। क ख ग घ, यहाँ ये आपके सब कंठ से बोले जाते हैं साथियों। कहाँ से, इनकी आवाज़ कंठ से शुरू होती है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53, अक्षय वर्ण किसके योग से बना है। वो है आपका ए ऑप्शन क और श, ठीक है साथियों। क और श, अगर आप इंग्लिश में भी लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये एक बात और बताना चाहता हूँ मैं यहाँ से, ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। किस प्रकार के, संयुक्त व्यंजन, और इनकी संख्या 4 है। ये भी आपको याद रखना है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। अक्षय, त्र, ज्ञ और एक आपका ये, इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका 54, शुद्धवर्तनी छाटनी है। वही बात आई, शुद्धवर्तनी आप एकदम देख लोगे अगर आप लिख रहे हैं, रोजाना लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। उसका ऑप्शन होगा सी, अस्पृश्यता। इसका मैं आपको अर्थ भी बता दूं साथियों तो और अच्छा लगेगा आपको। अस्पृश्य का मतलब होता है, यहाँ से देखिए, स्पर्श यानी कि टच करना, वो तो होता है स्पर्श करना। ए आ गया तो अन, ता भी है तो बिलिटी आ जाएगा, अनटचेबिलिटी। समझ रहे होंगे ना। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अस्पृश्य का अंत यानी कि संविधान में समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है, ठीक है। अस्पृश्य यानी कि अनटचेबिलिटी को इग्नोर किया गया है, समानता के अधिकार में रखा गया है। ये थोड़ा सा मैंने आज तुम्हें संविधान के बारे में बता दिया, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट है आपका, कवि का स्त्रीलिंग है। ये तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है साथियों, इसको गलत नहीं करना है। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, ये मत लगा देना। कुछ लोग कन्फ्यूजन में ये लगा देंगे कि कवि का ये लगा देंगे डायरेक्ट कि ये ऐसा बन जाएगा, नहीं, कवित्री, ठीक है। सी ऑप्शन होगा इसका सही। चलिए जी, तरणी का पर्यायवाची सूर्य, आपने वो पढ़ा होगा। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण तरणी, तनुजा, तटतमाल, तटतमाल, ठीक है साथियों। ये वहाँ से ही लिया गया है। और तरणी का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य की किरणें। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीन का पर्यायवाची शब्द है। देखिए साथियों मीन का अर्थ क्या होता है। मीन का अर्थ होता है मछली, और इसको तत्सम बोलते हैं मत्स्य। देखो मैं अब एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, मीनाक्षी नाम आपने सुना होगा, आप नहीं भूल पाएंगे। मीन का अर्थ
आपने मीनाक्षी नाम सुना होगा। मीनाक्षी 2 शब्दों से बनता है, मीन प्लस अक्षी, और उसका अर्थ भी बता दूं मैं, मीनाक्षी नाम का मैं तुम्हें अर्थ बता दूं तो वो अर्थ होता है, मीन का मतलब मछली, अक्षी माने आँख, यानी कि मछली जैसी आँख वाली, उसको क्या बोलते हैं, मीनाक्षी। अब नहीं भूल पाओगे ना। चलिए जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द छांटना है। देखिए पहले भिन्न अर्थ तब पता चलेगा हमें जब हम सबके अर्थ पता कर ले, तभी तो हमें पता चलेगा कि भिन्न कौन सा है। चलिए जी, आत्मजा क्या होती है, आत्मजा होती है बेटी, ठीक है। नंदनी वो भी बेटी के लिए यूज होता है। भारिया, भारिया पत्नी के लिए इस्तेमाल होता है साथियों, ठीक है। यू नो इट वेरी वेल, वाइफ पत्नी के लिए इस्तेमाल होता है। भारिया और कन्या ये भी बेटी के लिए इस्तेमाल होता है। तो भिन्न कौन सा हुआ साथियों, डिफर कौन सा हुआ, वो हुआ आपका सी ऑप्शन, भारिया, क्योंकि ये तीनों बेटी के पर्यायवाची है और ये अकेला वाइफ का पर्यायवाची है, तो इसमें भिन्न हुआ सी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अनुपम का पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब आप सब समझते होंगे, सिनोनिम, ठीक है। वो अनुपम का होता है अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब साथियों यूनिक, यानी कि जो दूसरा ना हो, वो क्या होता है आपका, अनुपम। अनुपम खेर, कश्मीर वालों को आप जानते होंगे, फिल्मों में आते हैं अनुपम खेर जी, तो ये वहीं से लिया गया है। चलिए जी, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है शायद आपका ये, कान का कच्चा होने का अर्थ है। देखिए साथियों, कान का कच्चा होने का मतलब ये नहीं कि उसके कान कमज़ोर हैं, इसका मतलब होता है जो सुनी हुई बात पर विश्वास कर लेता है, ठीक है। किसी ने कुछ भी कहा, पता तो है नहीं वो सही है या गलत है, उसकी बात सुनी, कन्फर्म कोई क्लेरिफिकेशन कुछ नहीं है, कन्फर्म कुछ नहीं है, बात सुनी और बात को मान ली। जैसे कुछ लोग आजकल बात करते हैं कि कोरोना वरोना कुछ नहीं है, सब अफवाहें, खांसी नज़ला हो गया उसे भी कोरोना बता रहे हैं, ठीक है साथियों। ये ऐसी ऐसी अफवाहें चलती हैं, तो उन लोगों को क्या बोलते हैं हम, उन लोगों को बोलते हैं कान का कच्चा होना, क्योंकि सबको पता है, पूरे विश्व को पता है कोरोना क्या है। इसलिए घर में रहिए और सेफ रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है साथियों। तो तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आज वीडियो में इतना ही था, और आशा करते हैं कि आप सब अब मेहनत करना प्रारंभ करोगे, ठीक है साथियों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।